हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें काफी की पॉइंट्स हमें याद करने हैं। तो एक बार जो अभी तक हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सोल प्रोप्राइटर के, एचयूएफ के, पार्टनरशिप्स के, एक बार हम एक बार क्विक रिवीजन उनकी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं हुए हैं तो मैं अभी भी कहती हूँ, अभी आप एक बार इनको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर को अगेन देख लो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ याद है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार रिवीजन अपनी किसकी, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप, ठीक है। सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इसमें क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप का। मैं उसको एस पे लिख रही हूँ, ठीक है। उसमें थे हमारे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे पहले हम काउंट्स में देखेंगे, कितने थे हमारे पास, 6। पहला क्या था मैम, पहला तो हमारा था फॉर्मेशन। सेकंड क्या था, लायबिलिटी, कि हमारी लायबिलिटीज कैसे रहेगी सोल प्रोप्राइटर्स की। थर्ड हमारा था रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट रिसिपेंट, सॉरी। फोर्थ था हमारा कंट्रोल। फिफ्थ था नो सेपरेट एंटिटी एंड सिक्स्थ क्या था, लैक ऑफ बिजनेस क्वांटी। अब बताओ एडवांटेजेस। सबसे पहला था हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। अकेला पर्सन है, डिसीजन जल्दी लेगा, देखो। सेकंड क्या था बताओ, आपका था कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। थर्ड, जो भी इंसेंटिव आएगा वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, सोल प्रोप्राइटर के पास। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। लास्ट था आपका फॉर्मेशन, ठीक है। अब बारी आती है डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस कितने थे, 4। पहला क्या था, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड था, ये सेकंड था, थर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ क्या था, लिखो, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस एक्सिस्टेंस और कंसर्न, जो भी थे, ये सारे थे हमारे किसके थे, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब उसके बाद हमने एक और टॉपिक करा था, क्या था वो, एचयूएफ करते। इसको मैं क्लीन कर रही हूँ और एचयूएफ का लिखेंगे आप, लिखो एचयूएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचयूएफ कितने थे, 5। पहला क्या था, पहला नॉर्मली हमारा सबका ही सेम था, दैट इज द फॉर्मेशन। सेकंड था हमारा लायबिलिटी। थर्ड था कंट्रोल। फोर्थ, माइनर भी मेंबर हो सकता है, माइनर मेंबर। फिफ्थ, कॉन्टिन्यूटी। ये क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचयूएफ। अब बारी आती है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस कितने थे, 4। पहला था हमारा कुछ लॉयल्टी पे बेसिस था, क्या था, इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। सेकंड था हमारा लिमिटेड
लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। थर्ड था इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल अच्छा रहेगा इसमें। फोर्थ था कॉन्टिन्यूड बिजनेस, बिजनेस कॉन्टिन्यू हमेशा रहेगा जब तक मेल मेंबर रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद था हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस कितने थे? 4 ही थे, कोई इसमें भी ऐसा चेंज नहीं था, और सारे क्या थे? सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड थे। पहला देखो, लिमिटेड रिसोर्सेस। सेकेंड, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। थर्ड, डोमिनेंस, डोमिनेंट नेचर रहता था किसका? ऑफ करता। एंड फोर्थ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता की हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। ये क्या है? HUF के कीवर्ड्स, ठीक है। अब बारी आती है जो हमने हमारे सेकंड लेक्चर में किया था, दैट इज द पार्टनरशिप। वापस नींद करते हैं, एक और रिवीजन लेते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तो हमने काफी कुछ पढ़ा था, ठीक है। चलो पहला हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है? पहला सबका ही सेम है हमारा, क्या? फॉर्मेशन। सेकंड, लायबिलिटी। थर्ड, रिस्क बियरिंग। डिसीजन मेकिंग। उसके बाद मेंबरशिप, कॉन्टिन्यूएंस और कॉन्टिन्यूटी। लास्ट है आपका म्यूचुअल एजेंसी। ये सब क्या थे? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद आते हैं आपके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या थे पार्टनरशिप के? सबसे पहला फॉर्मेशन, सेकंड आपका है डिसीजन मेकिंग, सीक्रेसी भी आप इसमें रखोगे। उसके बाद आपको ज्यादा फंड्स की रिक्वायर रहेगी पार्टनरशिप है तो, और शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब बारी आती है आपके डिसएडवांटेजेस। क्या क्या थे? दो चीजें तो हमेशा ही सेम थी आपकी, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जब काफी लोग होंगे तो इश्यूज होंगे, लैक ऑफ continuity and lack of public confidence। इसके बाद इसमें हमने एक दो चीजें और पढ़ी थी पार्टनरशिप में, मैं यहां लिख रही हूँ। टाइप्स ऑफ पार्टनर। पहला था हमारा क्या? एक्टिव। उसके बाद स्लीपिंग और डॉर्मेंट, जो भी आप, नॉमिनल, ठीक है। उसके बाद एक और था आपका सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। और क्या था आपका? ओनली प्रॉफिट्स वाला, एस्टॉपल एंड होल्डिंग अप। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। एक इधर थी आपकी, कौन कौन सी थी? पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक थी आपकी जनरल पार्टनरशिप, और एक और आपकी कौन सी थी? लिमिटेड पार्टनरशिप। उसके बाद हमने एक पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, रजिस्ट्रेशन के बारे में। इतने में हमारा 50% चैप्टर क्या हुआ था? ओवर। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पर्टिकुलर लेक्चर, जो है आपका क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज
आपका एक तरीके से ऐसी सोसाइटीज होती है जो बेसिकली पब्लिक के लिए काम करती है, ठीक है, उनके लिए गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करती है कॉमन पर्पस के लिए। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स एक साथ काम करना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो सबके लिए जरूरी है। इसमें वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब खुद से पर्सन खुद आते हैं, खुद जुड़ते हैं और काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप अपनी बुक्स में चाहो तो मार्क कर सकते हो, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप ये वाले अलग अलग पेन से लिख सकते हो। क्या एक पॉइंट था आपका ये, एक पॉइंट था आपका ये, और एक था ये। साथ में काम करना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस खुद से आते हैं। दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं ताकि कोई भी पॉसिबल अगर एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हैं उनको वो क्या कर सके, फेस कर सके, ठीक है। और साथ साथ उनका एक और मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अच्छे से अच्छा अर्न कर सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप काम करते हो तो उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ये सिंपल है, और साथ के साथ इसमें आपको रिक्वायर्ड है कम से कम 10 बड़े लोग, 10 एडल्ट पर्सन टू फॉर्म अ सोसाइटी, ठीक है। वो रेस करेंगे मनी को, और साथ साथ अपने आप को वो रजिस्टर भी करवाएंगे, और वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह मानी जाएगी, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी की तरह। कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉलंटरी मेंबरशिप खुद से आना है, लीगल स्टेटस का अलग से ही रहता है क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, सबकी अपनी अपनी लायबिलिटी रहती है। सर्विस मोटिव और कंट्रोल, कंट्रोल उनका होना चाहिए, और सर्विस मोटिव जो वो काम करने के लिए आ रहे हैं उसके लिए उनको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो कितने हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, 5। पहला बताओ वॉलेंट्री मेंबरशिप, उसके बाद लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी और कंट्रोल एंड सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस क्या कहते हैं, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, सबको इक्वालिटी मिलेगी वोटिंग करने के लिए। स्टेबल एग्जिस्टेंस, हमेशा स्टेबल रहेगा वो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लिमिटेड लायबिलिटी वहां पर भी थी और यहाँ पे भी आ गई। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, जब आप काम कर रहे हो, आप क्या पैसा आ रहा है और आप अपने बाद पैसा यूज करके उसको वापस लगा के आप काम कर रहे हो। मैनेजमेंट का इसमें आपको प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, एंड साथ साथ इसको बनाना ज्यादा बड़ा काम नहीं है क्योंकि मिनिमम आपको 10 लोग चाहिए जो 10 अडल्ट हो। तो एडवांटेजेस कितने हो गए, 6। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, स्टेबल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड इजी टू फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी हमने पढ़े, एडवांटेजेस भी अभी हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट बारी आती है आपकी डिसएडवांटेजेस की, ये भी समहाउ सेम है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज तो सबका डिसएडवांटेज रहा है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी हो रही है। लैक ऑफ सीक्रेसी, जब इतने सारे जने काम करेंगे आप कोई भी काम को सीक्रेट नहीं रख सकते। मैनेजमेंट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, और साथ साथ अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस पूरे के पूरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने पार्ट्स की आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। एक होती है आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बेसिकली कंज्यूमर से रिलेटेड होती है, उनके वेलफेयर से रिलेटेड होती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एक एक सोसाइटीज को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जिसका मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्ट करती है क्या, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का जितना इंटरेस्ट होता है उन सबको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। मेंबर्स कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर्स, वो क्या मेंटेन करते हैं कि सही क्वालिटी के उनको प्रोडक्ट्स मिले और सही प्राइस पे मिले। इसमें कोशिश रहती है कि मिडल मैन को एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। इट परचेज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर,
और सीधा का सीधा अपने मेंबर्स के अंदर सेल कर देते हैं, मिडल मैन को बीच में से हटा देते हैं, जो है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रॉफिट जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज पर जैसा उनका कंट्रीब्यूशन कैपिटल में रहा। सेकंड आता है आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर आप छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं, उनका इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। दिस सोसाइटीज आर सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। जो मेंबर है कंप्राइज ऑफ प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं, उनके इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ताकि वो मीट कर सके जो भी कंज्यूमर की डिमांड्स, ठीक है। द सोसाइटीज का इसमें एम ये रहता है कि वो फाइट करती है बड़ी कंपनियों से, छोटी कंपनियों से माल लेगी, उनको सेल करेगी, मार्केट में उनकी डिमांड फुलफिल कर देगी, छोटे छोटे सामान छोटी कंपनियों से सामान लेके, तो बड़ी कंपनियों को ज्यादा जल्दी से कोई पूछेगा नहीं, तो उनकी बेसिकली फाइट जो होती है बड़े लेवल के कंज्यूमर से होती है, ठीक है। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड अदर इनपुट्स जो हर एक मेंबर्स को जरूरी है, ठीक है। प्रॉफिट इसमें भी होगा, वो एज पर देयर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग, कंज्यूमर पड़ा, प्रोड्यूसर पड़ा एंड अब मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी ये हेल्प करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर को कि वो सेल कर सके अपने प्रोडक्ट्स को, और ये रीजनेबल प्राइसेस में आउटपुट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, अवेलेबल रखते हैं। सोसाइटी का इसमें भी मेन एम यही रहता है कि वो मिडल मैन को हटा दे, ताकि वो इम्प्रूव कर सके कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो मेंबर्स की है मार्केट के अंदर। साथ के साथ वो पुल करते हैं अदर आउटपुट, जो अदर आपकी ट्रेडिंग्स के पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, इन सबको भी इंक्लूड करते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट पॉसिबल प्राइस में क्या कर सके, सेल कर सके, ठीक है। प्रॉफिट जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग्स द मेंबर। नेक्स्ट है आपका फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें आप इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो किसके, फार्मर के। फार्मर जो काम कर रहा है, ठीक है, द मेंबर कंप्राइजेस ऑफ फार्मर, जो साथ में काम कर रहे हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। इनका मेन मोटिव ये रहता है कि वो फार्मिंग एक्टिविटीज को क्या कर सके, लार्ज स्केल्स पे ला सके, और उनकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए, ठीक है। इसमें इनको क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, कल्टीवेशन या अदर कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स की टेक्निक्स की जरूरत होती है, वो सब यहाँ पे सोसाइटी उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो भी उनको रिटर्न में आता है वो अपने आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे ये कहती है कि इजीली क्रेडिट्स प्रोवाइड। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट, किसको, रीजनेबल टर्म्स पे, किसको, मेंबर्स को। मेंबर्स अपनी फाइनेंशियली हेल्प के लिए लोन लेते हैं, और लोन्स में उनको जो सही रेट का इंटरेस्ट हो वो उनको मिल जाता है, ठीक है। ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे नहीं लिया जाता। ये सारी सोसाइटीज के अंदर अगर कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनको कुछ इससे पैसा मिलता है, तो वो आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लास्ट आता है आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये हेल्प करती है आपको रिजनेबल कॉस्ट में घरों को कंस्ट्रक्ट करने में, और इसमें ये क्या करती है, जब घर कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो कम से कम प्राइस में आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है, एक आपकी प्रॉब्लम जो होती है क्या, कि हाई रेट पे जो आपको घर मिलते हैं वो वाली इससे सॉल्व हो जाती है, तो आपको सही घर कम रेट्स में भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स का रहता है, प्लॉट्स का रहता है, तो जो भी उससे पैसा आता है वो मेंबर्स को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब जो भी उनको उससे प्रॉफिट हो। ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब मेरी बात समझो, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा था, ये थर्ड। अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव पढ़ा। अब इसमें सिर्फ आपका एक टॉपिक रहता है जो मेन आपको पढ़ना है, कंपनी का, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिनिश ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब आपने ये जितना पढ़ लिया इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधा कंपनी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारी रिवीजन अगेन नहीं करेंगे क्योंकि मेन रिवीजन आपकी हो चुकी है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पढ़ो और आपके जो भी डाउट्स आप पूछ लो, ठीक है।
तो अब आपका जो आगे का चैप्टर है, एक जो कंपनी का पॉइंट रह गया है मेन, और एक चॉइस क्या क्या आपको जरूरत होती है एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स अपनी देखनी होती है, एक वो छोटा सा टॉपिक हो रहेगा जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू।